जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के हिंदी के सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि बच्चों आज की एक ही वीडियो में आपकी हिंदी की जो अव्यक्त माध्यम वाली किताब है इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, बेसिकली पिछले 10 साल के आपके 11th के हिंदी के पेपर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, वे क्वेश्चन जो आपकी किताब से ज्यादातर आते ही आते हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जिनके चांसेस होते हैं ज्यादातर आने के, तो वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पूरी के पूरे। और वैसे भी इसके लिए 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाइए, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायरी लेखन की कला। ठीक है, पहला टॉपिक है डायरी लेखन की कला, और दूसरा टॉपिक है हमारा बच्चों कथा। ठीक है, और पटकथा। ठीक है, डायरी लेखन की कला और कथा पटकथा, इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम डायरी लेखन की कला के बारे में। चलिए, सबसे पहला प्रश्न ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। डायरी क्या होती है, डायरी का अर्थ क्या होता है, या फिर डायरी की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, देखिए डायरी का मतलब क्या होता है। एक तरीके से आपकी जो किताब जो कॉपी होती है ना, नोटबुक, मोटी जिल्द वाली नोटबुक, यही डायरी कहलाती है। लेकिन डायरी में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली जो डायरी होती है उसमें जैसे मान लेते हैं आपने 2023 की डायरी खरीदी, तो डायरी में होगा ये कि 2023 की हर एक दिन का आपको डे का नाम और डेट उसमें लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और उसके नीचे आपको कुछ जगह खाली मिल जाएगी जहां पे आप अपनी बातों को, निजी बातों को और निजी सूचनाओं को उसमें दर्ज करते हैं। ये पहली परिभाषा डायरी की। दूसरी परिभाषा ये है कि डायरी जो है वो एक तरीके का व्यक्तिगत दस्तावेज है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति अपने बारे में इसमें लिखता है, इसीलिए व्यक्तिगत दस्तावेज है। कैसे? क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के घटित अनुभवों के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपनी घटनाओं के बारे में, किसी से मुलाकात जो अच्छी हो जाती है उसका विवरण इसमें लिखता है, जो कि कैसा होता है, उसी व्यक्ति का, इसीलिए इसे व्यक्तिगत दस्तावेज बोलते हैं। ठीक है, तीसरी परिभाषा ये है बच्चों कि डायरी लेखन एक नितांत जीवन स्तर पर घटित घटनाओं का लेखा जोखा होता है। ठीक है, जिसमें उस व्यक्ति की भावनाओं के बारे में लिखा होता है, और डायरी में वो व्यक्ति ऐसी बात लिख सकता है जो दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता। दुनिया के सामने वो कुछ और है, लेकिन डायरी में वो कुछ और ही होता है। ये बातें आती है। ठीक है, तो भाई देखो, डायरी लेखन की 3 परिभाषाएं आपको मैंने बता दी। होती क्या है? व्यक्तिगत दस्तावेज है, नितांत जीवन स्तर की घटनाएं होती है, इस तरीके से। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति अगर वो डायरी लिखता है, या आप लिखे, मैं लिखूं, या कोई भी लिखता है, तो उसके लिए डायरी लेखन के लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई डायरी लेखन के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला फायदा होता है खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। क्योंकि जब हम इसमें अपनी खुद की ही बातों को लिखते हैं, तो हम जब दोबारा पढ़ते हैं तो हम उससे अपने आप को और बेटर करने में सफल होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, हमारे अंदर बहुत सारा गुस्सा होता है, द्वेष होता है, और कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जिसे हम कहीं किसी को बता नहीं सकते, भार जैसा बन जाता है, तो उसे हम बोलकर या फिर लिख कर खत्म कर सकते हैं। तो डायरी लेखन में लिख के खत्म कर सकते हैं। और ये रियलिटी बच्चों, कभी भी आप दुखी होते हो ना, तो किसी दूसरे के साथ में अपना दुख बांट लिया करो, या फिर लिख लिया करो, आपका दुख बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा, एक आपने कहावत सुनी होगी कि 2 ऐसी चीजें हैं जो बांटने से कम, और एक ऐसी चीज है जो बांटने से ज्यादा होती है। जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है, लेकिन बांटना दोनों का ही अच्छा है ना? ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा आपका भी उसका भी, दुख बांटोगे तो आपका कम होगा, ऐसे। ठीक है, तीसरा है कि इसमें हम अपने गुणों के बारे में भी लिखते हैं, हम अपने अवगुणों के बारे में भी लिखते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि दोबारा जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें अपनी उसमें कमियां दिख जाती है, क्योंकि हम ही लिखते हैं और हम अपने बारे में सच्चाई ही लिखेंगे। तो इसीलिए जब हम दोबारा पढ़ेंगे उसको, तो हमें अपनी कमियां नजर आ जाती हैं। ठीक है, चौथा, डायरी लेखन में हम अपने अतरंग अतरंग यानी कि हम अपने खुद की सोल, खुद की आत्मा से बात कर पाते हैं कि भाई तू ये क्या कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है, ऐसी कुछ कुछ हम अच्छे अच्छे से अपने आप को जान पाते हैं। और सबसे आखिरी, डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत का स्मरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं अभी आप 11वीं क्लास में हैं और आपकी एज आपकी 18 से 20 के बीच की, नॉर्मली इसी एज के होंगे ना आप, 18 से 20 के एज के होंगे। अगर आप अभी से डायरी लिखना शुरू करते हैं, ठीक है,
तो 40 से 45 साल की उम्र जब आप हो जाएगी आपकी, तब आप अपनी ये 18 से 20 साल में लिखी हुई डायरी को देखना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि आप कहोगे क्या बात थी। ये वो समय था स्कूल का जब मैं इतने मजे लिया करता था, इससे मिलता था, उससे मिलता था, इतनी गप्पे-शप्पे मारता था, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ। अब क्या, अब तो मैं चल भी नहीं पाता, जीवन दवाइयों के सहारे चल रहा है, अब दोस्त कहाँ मिलेंगे, है ना? तो उसका अतीत भी स्मरण आप किससे कर सकते हैं? डायरी से। तो ये होती है इसकी इंपॉर्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब बारी आएगी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन ये है कि जब आप डायरी लिखते हैं, तो डायरी लिखते समय आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले बात तो ये होती है कि जब भी डायरी लिखो, तो आपको डायरी के साथ में एक अच्छा दोस्ती वाला रिश्ता कायम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरी लेखन को मजबूरी बना लो कि भाई आज मैं लिखूँगा ही लिखूँगा, लिखूँगा ही लिखूँगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने लिखा नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, इसलिए अब मैं लिखूँगा, लिखूँगा। नहीं, आप उसके साथ में अच्छा रिश्ता बनाओ। आपको आज जब मन करे तब लिखिए, ठीक है? और कुछ अहम घटना ही उसमें लिखा करें। दूसरी बात, डायरी लेखन या तो आप किसी अपनी नोटबुक में लिखें जो पुरानी हो जाए, या तो डायरी में लिखें, ठीक है? तीसरा, पुराने साल की डायरी में पहले की छपी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डालनी चाहिए। यानी कि देखो, अगर आपके पास डायरी नहीं है, तो जो आपकी पुरानी डायरी है, जैसे मान लेते हैं अभी 2023 चल रहा है और आपके पास डायरी है 2022 की, तो उसमें बस क्या करना है, आपको ये 22 की जगह 23 कर देना, आप लिख सकते हैं। अगर नई है तो नई के हिसाब से कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। और डायरी जब आप लिखें तो याद रखिएगा, उसमें ईमानदारी, ठीक है ना? ईमानदारी से अपनी-अपनी जो रियलिटी है वो लिखिएगा। और ऐसा नहीं कि आपने मैं सुबह उठा, मैंने ये किया, मैं इधर गया, ऐसे नहीं। आपने जो इम्पोर्टेंट बातें होती है डेली बेसिस से हटकर, वो लिखनी होती हैं। ज़रूरी नहीं है आप डेली लिखो, आप 2 से दिन में, 4 से दिन में, 1 हफ्ते में लिख सकते हैं। ये चीज़ें आ जाती हैं। आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे आपके बहुत से एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। क्या है कि कुछ प्रसिद्ध डायरियां और उनके लेखकों के नाम लिखिए, ठीक है? तो बहुत सारे लेखक ऐसे, बहुत सारी डायरियां दी हुई हैं आपकी किताब में, जिसमें से सबसे पहली डायरी है बच्चों, द डायरी ऑफ यंगल, ठीक है? द डायरी ऑफ यंगल, ये किसने लिखी है? बहुत ही अच्छे, सभी को पता होगा, एनी फ्रैंक ने लिखी है, ठीक है? दूसरी डायरी का नाम है एक साहित्यकार की डायरी, ये लिखी है गजानन माधव मुक्तिबोध ने, ठीक है? तीसरी है पैरों में पंख बांधकर, ये डायरी लिखी है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। और चौथी है सुस के 25 मास, इसको बोलते हैं राहुल संकटा ने लिखी है ये। और पांचवा है सुदूर दक्षिण पूर्व, ये लिखी है सेठ गोविंद दास में। सुस नहीं बल्कि रूस है, ठीक है ना? उसके बाद में छठा है हरी घाटी, ये लिखी है डॉक्टर रघुवंश ने। तो इस तरीके से आपको टोटल 6 डायरियां और उनके जो लेखक हैं उनके नाम पता चल गए, ठीक है? ओके, तो अभी 8 मिनट हुए, जिसमें से 1 मिनट का हमारा इंट्रो था। 7 मिनट के अंदर हमने डायरी लेखन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बन सकते थे, वो मैंने आपको समझा दिए। आप चाहें तो उन सभी को दोबारा से देख सकते हैं। आपने सबसे पहला क्वेश्चन देखा, डायरी की परिभाषा क्या होती है, ठीक है? फिर आपने दूसरा क्वेश्चन देखा, जो बंदा डायरी लिखता है उसके लिए डायरी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, डायरी के लिखने के फायदे क्या होते हैं। फिर तीसरा आपने देखा कि जब भी डायरी लिखी जाती है तो उसमें हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। चौथा हमने देखा बच्चों कि जो डायरी होती है इसके कुछ प्रसिद्ध नामों की जानकारी। अभी हम दूसरा पार्ट भी देखने वाले हैं पटकथा का, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक की आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करके बताना बच्चों यस सर समझ में आ गया। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही देना ताकि वो भी अपनी तैयारी से कर पाए, ठीक है? अब जो हमारा दूसरा पार्ट आ जाता है पटकथा वाला, ठीक है? अब हम बात करेंगे पटकथा के संबंध में, ठीक है? टोटल जो है अराउंड इससे 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, पटकथा से क्या अभिप्राय है? आप क्या समझते हैं पटकथा के बारे में? चलिए, सबसे पहले बात करेंगे पटकथा का मतलब क्या होता है, फिर आपको बताऊंगा पटकथा के स्रोतों के बारे में। देखो, पटकथा जो है, ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है, ठीक है? पट यानी कि पर्दा, कथा यानी कि कहानी। तो पटकथा का क्या मतलब हो गया? ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जा सके, उसको बोलते हैं पटकथा, ठीक है? अर्थात वो कहानी जो टेलीविजन या फिर सिनेमा में दिखाए जाने के लिए लिखी जाती है, इसे ही अंग्रेजी में हम स्क्रीन प्ले बोला करते हैं, ठीक है? स्क्रीन प्ले बेसिकली पटकथा का इंग्लिश में नाम क्या है? स्क्रीन प्ले। और ये लिखी किस लिए जाती है? ये कहानी ऐसी कहानी होती है जो टेलीविजन या फिर सिनेमा में दिखाए जाने के लिए लिखी जाती है। एक व्यक्ति हैं, जिसे हम हिंदी जैसे इतिहासकार के इतिहासकार होते हैं ना, जैसे हिंदी के हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मान सकते हैं मनोहर श्याम जोशी।
इन्होंने पटकथा के बारे में ये कहा, ये पटकथा के एक लेखक है, ये पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं। इन्होंने पटकथा के बारे में ये कहा कि पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने की लिखी गई कथा, यानी कि कैमरे के माध्यम से पर्दे पर दिखाए जाने की जो कथा है उसी को हम बोलते हैं पटकथा। ठीक है। अब पटकथा के स्रोत क्या होते हैं? तो देखो, पटकथा का स्रोत जो है स्वयं के साथ आपकी कोई घटना हो सकती है, आसपास में घटी कोई घटना हो सकती है, या फिर आपके देश में घटी कोई घटना हो सकती है, अखबार में छापा गया कोई समाचार हो सकता है, हमारी अपनी कोई कहानी हो सकती है, इतिहास का कोई व्यक्ति महाराणा प्रताप हो सकते हैं, जो भी आ सकते हैं, किसी प्रसिद्ध रचना पर पटकथा हो सकती है, जैसे कि रामायण है, इसके ऊपर पटकथा बन जाती है, महाभारत है, इसके ऊपर बन जाती है। तो पटकथा का कोई एक स्रोत नहीं है, बहुत सारे स्रोत हैं। आपके साथ की घटना हो सकती है, आपके जीवन की, कई और व्यक्तियों की, जो भी घटना है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो समझ गए पटकथा क्या है और इसके स्रोत क्या है। अगली बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो भी पटकथा बनाई जाती है इसकी संरचना कैसी होती है, कैसे बनती है ये। तो देखो, जिस तरीके से आपने फिल्म देखी होगी या फिर कोई दूरदर्शन देखा है, तो उसमें जो चित्र चलते हैं, कहानियां चलती है, जो स्टोरी होती है, ये पहले कहीं ना कहीं लिखी जाएगी। अब जैसे आपने कोई मूवी देखी, आपने कोई नाटक, वो दूरदर्शन पे कोई फिल्म देखी, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप देखते हैं पात्रों को, नए नए पात्र चरित्र होते हैं, जैसे एक हीरो होता है, एक विलन होता है, अलग अलग घटना स्थल होते हैं, नए नए दृश्य होते हैं। ठीक है, एक क्रम के अनुसार उसका विकास होता है, संवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसका समाधान हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो संरचना है वो पहले कहीं ना कहीं लिखी तो जाएगी, तो उसी को पटकथा के रूप में यहाँ पे दर्शाया जाता है। अब पटकथा में छोटे छोटे दृश्य होते हैं और इसमें असीमित घटना स्थल देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटित घटनाओं को भी दिखाया जा सकता है, जैसे न्यूज चल रही है। ठीक है, और उसी में लिखा जा चुका है पहले कि ये यहाँ पे दिखाना है, तो वो वैसे ही चल जाता है। इसे कथा फ्लैशबैक अथवा फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से भी प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी कि ये जो पटकथा है इसे आप इतिहास के बारे में दिखा सकते हैं, और वर्तमान में जो चीज आप दिखा रहे हैं उसको 2 गुना तेजी से भी समझा सकते हैं। ये चीजें होती हैं, तो इसको बोलते हैं पटकथा की संरचना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पटकथा की मूल इकाई क्या है और कैसे है? तो भाई देखो, पटकथा की मूल इकाई जिसके बिना पटकथा पटकथा हो ही नहीं सकती है, वो होता है दृश्य। कैसे भाई? देखो, पहले हम ये बताएंगे कि एक दृश्य का निर्माण एक स्थल पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य जैसे व्यापार के आधार पे हो सकता है। यदि इनमें से किसी एक में भी कोई परिवर्तन होता है तो सारा दृश्य बदल जाता है। मान लेते हैं कि आपने कोई मूवी देखी, या फिर अभी आप जैसे भी जिस मुद्रा में आप बैठे हैं, आपका शूटिंग चल रहा है एक तरीके से मान लीजिए, और वहीं पे अलग पीछे से कोई एक बंदा गलती से आ गया, तो आपका पूरा का पूरा जो दृश्य है, पूरी की पूरी शूटिंग है, वो खराब हो जाती है। इसीलिए दृश्य सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर के लिए, मतलब उदाहरण के लिए, आपकी जो हिंदी कोर की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है आरओ वाली, उसमें रजनी पार्ट में दृश्य एक लीला बेन को फ्लैट का है, लीला की बेन फ्लैट का है, जहाँ पे समय होता है दोपहर का, और उनका बेटा जो है वो अमित स्कूल से वापस आने वाला है, और दूसरे इसमें अगले दिन का समय का दिन है, स्थान अमित के स्कूल के हेडमास्टर का कमरा है। तीसरा दृश्य उसी दिन का है, शाम का समय है, स्थान रजनी का फ्लैट है। तो अलग अलग दृश्य है, और मतलब कि दृश्य एक ही है लेकिन समय अलग अलग हो जाता है। ये चीजें होती है। इस प्रकार तीनों दृश्य अलग अलग स्थान के हैं, इसलिए बदल गए। ये चीजें होती है। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं हम क्या? पटा की मूल कथा। जो पटकथा है इसकी मूल कथा के बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जब भी कोई व्यक्ति, आप में कोई भी हो, जब वो कोई पटकथा लिखे तो उसे किन किन बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो होती है बच्चों, कि किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय ध्यान रखा जाए कि किन आधारों पर दृश्य का बंटवारा कर रहा है। यानी कि जैसे उसे दृश्य लेना है किसी मार्केट का, किसी मॉल का, किसी भी बिजनेस कंपनी का, किसी भी एरिया का, अगर उसे दृश्य लेना है, कैमरे में कैप्चर करना है, तो पहले ध्यान से समझ ले कि वो किस आधार पे कर रहा है। जैसे मान लें व्यापार की चीज है, वो यहाँ पे चला जा रहा है तो किसी मतलब बंद फैक्ट्री के पास में, मॉल की चीज है, जा रहा है बिजनेस कंपनी के पास में, दृश्य लिखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड भी मायने रखता है। ठीक है। दूसरा ये है कि प्रत्येक दृश्य के साथ में घटना स्थल का उल्लेख करना आवश्यक होता है, यानी कि जो दृश्य चल रहा है और वहां पे आप जहाँ पे हो उसको भी बताना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय संकेत भी दिया जाता है। जैसे बोलते हैं ना,
कट, कट इट, कट आउट ऐसे बोलते हैं ना शुरुआत करने के लिए, कट एंड, शॉर्ट एंड इस तरीके से बोलते हैं जब शूटिंग होती है। तो वो जो संकेत है वो दिया जाना चाहिए, ये बताया गया। चौथा, प्रत्येक दृश्य के साथ सूचना भी देनी आवश्यक है कि वह घटना खुले में है या बंद स्थान पे होगी। जैसे मान लेते हैं कोई नायक है, हीरो हीरोइन है, ठीक है, आपने उसको बोल दिया कि मतलब आपको ना एक तरीके से मान लिया रोमांटिक सीन करना है आपको, ठीक है, और रोमांटिक सीन है तो वो तो सोचेंगे भाई कि भाई जैसे एक रूम होगा वहां पे करना होगा नॉर्मली, है ना। तो अब यहाँ पे वो जो डायरेक्टर वो कह देता है नहीं, आपको जो है इस तरीके से हाथ में हाथ पकड़ के चलना है रोड पे। अरे हम तो कुछ और ही सोच रखे थे, तुम तो कुछ और ही बता रहे हो। तो वही चीज है कि पहले बता देना चाहिए नायक नायिका को, ये चीज है। पांचवा, पत्रों की गतिविधियां, पत्र नहीं, पात्र है बेसिकली, पात्र यानी कि जो भी दृश्य में भाग ले रहे हैं उनकी गतिविधियों का संकेत दृश्य के प्रारंभ में दे देना चाहिए कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है, ये चीजें होती है, ठीक है। तो ये पटकथा लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, नाटक की पटकथा और फिल्म की पटकथा। देखो पटकथाएं दो तरीके की होती हैं, एक है नाटक की और एक है फिल्म की। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब देखो नाटक जैसे रामायण महाभारत आपने देखी है, एक नॉर्मली जो मूवी देखी है आप समझ गए होंगे बहुत से अंतर है। जैसे नाटक के जो दृश्य हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, नाटक आपका 10 दिन 15 दिन तक चलता रहता है। लेकिन क्या कोई फिल्म चलती रह सकती है? नहीं, ये कितनी चलती है, छोटे छोटे दृश्य होते हैं, 3 से 4 घंटे ज्यादा ज्यादा। नाटक में घटनास्थल कैसा होता है, वो एक ही जगह पे हो रहा होता है, एक या दो से ज्यादा जगह। लेकिन फिल्म में आप एक देश से दूसरे देश तक भी जा सकते हो, असीमित घटनास्थल होते हैं, ठीक है। नाटक की जो कथा का विकास है ये एक ही रेखा में आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो सिनेमा की कथा होती है इसमें आप अतीत को यानी कि फ्लैश जो आपका इतिहास होता है, हिस्ट्री होता है उसे देख सकते हैं, आपको अपने भविष्य को भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है। अब नाटक जो है ये एक सजीव कला माध्यम, यानी कि ये जो जीवित लोग हैं वो एक्चुअल में लोगों के सामने प्रकट कर रहे होते हैं, ठीक है, इसीलिए जीवन दर्शकों तक पहुंचती है। लेकिन जो सिनेमा है ये पूर्व रिकॉर्डिंग है, जैसे ये वीडियो जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूर्व रिकॉर्डिंग छवि है, दृश्य है जिसे आप समझ रहे हैं। लेकिन वहीं जैसे मान लेते मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो वो क्या है, वो एक नाटकीय सजीव कला माध्यम है, ठीक है भाई। तो नाटक और फिल्म की पटकथा में ये कुछ अंतर होते हैं, समझ गए। देखते हैं इसके बाद और भी क्वेश्चन है, नहीं, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आप सभी को आता होगा कि पटकथा लिखने में कंप्यूटर के योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो जब आप पटकथा लिखते हैं तो उस समय कंप्यूटर में जब आप कोई कहानी लिखते हैं तो क्या इसका योगदान हो जाता है? तो सबसे पहले बच्चों ये है कि वर्तमान समय में पटकथा लिखने में कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंस ली जा रही है, सहायता दे रही है। कैसे? आजकल कंप्यूटर पर ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनसे पटकथा लेखन का प्रारूप बनाया आता है, बनाया जाता है, यानी कि आपको बहुत सारी वेबसाइट्स एप्स ऐसे मिल जाएंगी जिसमें आपको बहुत सारी कहानियां देखने को मिल जाएंगी, वही पटकथा हो जाती है, ठीक है। तीसरा, अगर आप कुछ किसी कहानी को लिख रहे हैं और उसमें कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसे बता देता है और आपको सुझाव भी देता है कि इसे सही करें या नहीं करें। जैसे आपको इंग्लिश में वर्ड लिखने होते हैं वर्ड पे, ठीक है, और गलत भी लिखते हैं तो वो आपको बोलता है कि इससे आप ऐसे सही कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी, गलत लिखो या सही लिखो, मानोगे तो अच्छी बात है। इन सुझावों का मानना या ना मानना आप पर निर्भर करता है, ठीक है भाई। तो पटकथा लेखन में कंप्यूटर का ये योगदान यहाँ पे होता है। आई होप बच्चों आपको आज के दोनों टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें से सबसे पहला था बच्चों डायरी लेखन की कला। पहला क्वेश्चन था डायरी की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा डायरी लेखन के लिए एक व्यक्ति के क्या क्या फायदे होते हैं। दूसरा था डायरी लिखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा था कुछ प्रसिद्ध डायरिया और उनके नाम। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर हमने देखा यहाँ पे पटकथा के बारे में। पहला क्वेश्चन था पटकथा से क्या अभिप्राय है, मनोहर श्याम जोशी ने क्या कहा था, और पटकथा का क्या स्रोत होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा कि पटकथा की जो संरचना है ये कैसी होती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमने देखा पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य, कैसे होता है। फिर चौथा हमने देखा पटकथा जब लिखी जाती है तो उस समय कई कई मेन बातों को ध्यान में रखना होता है, ठीक। उसके बाद में नाटक की जो पटकथा होती है और एक पटकथा होती है बच्चों फिल्म की, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर आखिरी देखा पटकथा जब लिखी जाती है कहानी वगैरह, तो इसमें कंप्यूटर का क्या योगदान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज की ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आई होप बच्चों कि आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा वित्तीय माध्यम का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें,
अपने सभी दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो वीडियो मैंने आपको समझाई आपको कैसी लगी, ठीक है। और बाकी आप लाइक तो कर ही देंगे, अब लाइक कर देना, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। आपको हिंदी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।